प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के दर्शन को पढ़ने से पहले उस व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है और व्यक्ति को तभी पढ़ा जा सकता है जब हम उसके कामों के बारे में जानें। और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के कामों की तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और उनके कामों में उनका दर्शन दिखाई देता है। तो हम अब तक गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के सिलसिले में पढ़ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से उनका आना, अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा में आंदोलनों को दिशा देना, असहयोग आंदोलन चलाना, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में थोड़ा विराम और उसके बाद पुनः सविनय अवज्ञा प्रारंभ करना और हर आंदोलन को उन्होंने शुरू के चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद को यदि अपन थोड़ा अलग कर दें तो बाद के हर आंदोलन को उन्होंने बीच में रोका। सीधा सीधा उनका दृष्टिकोण था कि जब तक भारत की जनता अहिंसक आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित नहीं हो जाएगी तब तक मैं आंदोलन बीच में वापस लेता रहूंगा। इस बीच में अंग्रेज अपनी बेईमानी करते रहे, दिखाते रहे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुओं और हिंदुओं के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की, जिसे गांधी जी ने करने नहीं दिया। जो पूना समझौता है वह इसका प्रमाण है, जिसकी बात मैं कर चुका हूं। स्थिति ऐसी हो गई देश की कि अंग्रेजों को यह स्पष्ट लग गया था कि भारत की ओर से बात कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस पार्टी में अब तक जो लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, गांधी जी उनमें सबसे ऊपर थे। उन लोगों का लक्ष्य तो एक ही था कि अंग्रेजों को भगाना है। उनका साध्य तो एक ही था कि भारत को स्वतंत्र कराना है। अब वह साध्य किन साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाए, इस प्रश्न को लेकर थोड़े बहुत मतभेद कांग्रेस के नेताओं में थे। गांधी जी का दृष्टिकोण एक ही पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है कि एक पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए अपवित्र साधन काम में नहीं लिए जा सकते। वे कहते थे कि मैं तो थोड़ी सी छूट भी नहीं दूंगा हिंसा की। खैर, कांग्रेस के लोग संवैधानिक संस्थाओं में भी शामिल हुए, जिसके कारण उन्हें लगने लगा कि सत्ता की अपनी एक विशेष चाल होती है। जिस संविधान से बंधकर आप संवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश कर चुके हैं, उसी संविधान को मानते हुए उस संविधान का विरोध कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
दिशा थी काम करने की, वे जो सोचते थे वह थोड़ी अलग थी। नेहरू जी थोड़ा अलग सोचते थे, गांधी जी का अपना नजरिया था। तो हुआ यूं कि 1938 के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। मैं सर्वसम्मति शब्द काम में ले रहा हूं। 1939 में अगले ही साल त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर दी कि यदि इस बार निर्वाचन होगा, स्थिति बनेगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को दूसरा उम्मीदवार बना के खड़ा कर दिया। चुनाव हुए, सीतारमैया को मिले 1377 वोट और बोस को मिले 1580 वोट। अब यह हार किसकी है? सुभाष बोस यह स्पष्ट रूप से कहकर चुनाव में खड़े हुए थे कि मेरा रास्ता गांधी जी के रास्ते से अलग है, मेरे पास छूट नहीं है, मेरे पास अंग्रेजों के लिए सहयोग करने का कोई तरीका नहीं है, मेरे पास सिर्फ संघर्ष है। जीत तो सुभाष की है और हार पट्टाभी सीतारमैया की है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार सीतारमैया से अधिक मेरी हार है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की आंतरिक स्थिति कैसी थी। यह संकट बढ़ गया कांग्रेस में। विचारधाराओं का टकराव होने लगा। सुभाष बोस का साफ कहना था कि गांधी जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता तो अंग्रेजों से सहयोग करने का रास्ता है। ये लोग कोई राष्ट्रीय संघर्ष करना ही नहीं चाहते। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, सुभाष बोस की जीत हुई है तो वे अपना संगठन चलाएं, अपने हिसाब से संगठन को चलाएं। सुभाष बोस ने बार बार वामपंथी शब्द काम लिया अपने और अपने विचार के लोगों के लिए। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, मैं गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला नहीं हूं, मुझे असहमति है उनसे बहुत सारे मुद्दों पर, लेकिन ये बार बार गांधी जी के प्रत्येक विरोधी को वामपंथी कह देना भी मुझे पसंद नहीं है। यह पत्र उन्होंने लिखा। हम राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की बात कर रहे हैं। मैं सविनय अवज्ञा के बाद में सीधा सीधा भारत छोड़ो आंदोलन में जा सकता था, लेकिन ये बीच की बातें बताए बिना स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। बोस ने कहा कि कांग्रेस, चूंकि अध्यक्ष थे, कि कांग्रेस तुरंत संघर्ष शुरू करने की स्थिति में है, तो फिर संघर्ष शुरू होता क्यों नहीं। गांधी जी ने कहा कि अभी देश तैयार नहीं है इस काम के लिए, जनता तैयार नहीं है। आज हमारे पास लड़ने की पूरी ताकत नहीं है अहिंसा के सहारे। देश में सांप्रदायिक कलह का वातावरण है। यदि आज मुझे कह दिया जाए कि दिल्ली मार्च करो, दिल्ली चलो,
तो मुझमें भी साहस नहीं है, तो देश के किसान और मजदूर कैसे चलेंगे? इससे तो हंसी हो जाएगी। क्योंकि गांधी जी ने हर पहलू का, आंदोलन से जुड़े हर पहलू का गहरा अध्ययन किया था। वे एक बात और जान गए थे कि कांग्रेस के अनेक नेता संवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश करके सत्ता के सुख का अनुभव कर चुके हैं। उनकी दृष्टि अलग ही होगी, यह भी एक पक्ष था। खैर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये कहा गया कि उनको बहुमत मिला, वो जीते, लेकिन बहुमत लड़ाकू राजनीति के लिए नहीं है। कांग्रेस के नेता किसी भी स्थिति में गांधी जी का नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। सुभाष बोस को यह कहा गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि आप गांधी जी को पूछकर अपनी कार्य समिति बनाइए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप अपनी कार्य समिति अपनी मर्जी के हिसाब से बनाएं। अब सुभाष के सामने दुविधा हो गई। यदि वे गांधी जी के अनुसार चले तो फिर उनकी क्या बात रही, और अपनी चलाएं तो चला नहीं सकते क्योंकि सारे लोग साथ नहीं हैं। तो सुभाष बोस क्या करें? क्या हो संघर्ष की रणनीति? गांधी जी ने लिखा सुभाष बोस को कि यदि आप मानते हैं कि मैं पिछड़ चुका हूं और सत्याग्रह के सेनापति के रूप में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है, तो ठीक है, आप ये मानिए। मान लीजिए कि मेरी भूमिका खत्म हो गई है, आप अपने हिसाब से कांग्रेस का मार्गदर्शन कीजिए। नेहरू जी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन सुभाष बोस अडिग रहे। इसी दुविधा में सुभाष बोस ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सुभाष बोस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस में ही एक नया समूह बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, 1939 में। और उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक प्रस्ताव के विरुद्ध 9 जुलाई को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने का आह्वान भी किया। तो एक तरह से यह कांग्रेस के नियमों का उल्लंघन था। तो सुभाष बोस को बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कहा गया कि आप 3 साल तक पार्टी में किसी पद पर नहीं रहेंगे। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1 सितंबर 1939। ये ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए थे और नतीजा यह हुआ कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया।
तो इन देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर। कांग्रेस कार्य समिति में इस बात को लेकर मतभेद थे कि युद्ध में हमारी भूमिका क्या हो, क्योंकि सबको लग रहा था कि गांधी जी समर्थन करेंगे अंग्रेजों का। पहले कह चुके थे वे कि इस समय वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनका पक्ष न्याय की दृष्टि से प्रबल है, इसलिए इस समय हमें उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब समय बीतने के साथ जब युद्ध आ ही गया निकट, प्रारंभ ही हो गया, स्थितियां तो पहले से बनी रही थी ना, तभी तो यह विचार आया कि अभी ब्रिटेन संघर्ष में उलझा हुआ है जर्मनी के साथ और इस समय उसको परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन इस संघर्ष की जो अंतिम सीमा भी आ गई और वो निकल भी गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। तो गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के लोगों का दृष्टिकोण देखा, समझा, सुना, तो वे इस बात के समर्थक हो गए कि भले ही न्याय का जो पक्ष है वह प्रबल हो अंग्रेजों का, लेकिन है तो अंग्रेज साम्राज्यवादी ही ना, और दोनों ही पक्ष अपने अपने औपनिवेशिक स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटेन का भारत में औपनिवेशिक स्वार्थ है। तो या तो ब्रिटेन यदि चाहता है कि भारत का सहयोग उसे मिले तो वह भारत को स्वाधीन करे, नहीं तो जैसे नाजीवादी हैं वैसे ही ये मित्र राष्ट्रों के लोग हैं। ब्रिटिश सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टे वायसराय लेनिन लिथगो ने मुस्लिम लीग और जो भारत की देशी रियासतें हैं उनको कांग्रेस के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कहा कि 1935 के अधिनियम में हम ये संशोधन कर देंगे, वह संशोधन कर देंगे, और इस तरह से प्रदर्शन किया अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से अंग्रेजों ने कि कांग्रेस तो है वो हिंदुओं का संगठन है और मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन है। तो यह जाहिर हो गया कि कोई भी विचार नहीं है अंग्रेजों का भारत को छोड़ने का। गांधी जी बेहद नाराज हुए, बोले आप ये फूट डालो और राज करो की नीति कब छोड़ेंगे? कांग्रेस ने रोटी की मांग की थी और दिया गया उसे पत्थर। तो बाद में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो कांग्रेस के नेतृत्व को अब भी आंदोलन छेड़ने में हिचक थी। एक तो वही बात कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष है वो, चाहे वे कैसे भी हों, लेकिन न्याय का पक्ष है। दूसरा, देश में इस समय हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, गृह युद्ध हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, देश तैयार नहीं है संघर्ष छेड़ने के लिए, और कांग्रेस के संगठन में भी बहुत सारे दोष आ गए हैं। और आप जान भी गए हैं कि कांग्रेस में मतभेद तो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो गांधी जी ने जो रास्ता सुझाया वह रास्ता था कि यह समय व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का समय है, जिससे अंग्रेज परेशान हो जाएं और
1940 का साल जब खत्म होने को आया तो गांधी जी से कहा गया, गांधी जी कुछ कीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करूंगा और इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग, भीड़ का सत्याग्रह नहीं, व्यक्ति का सत्याग्रह, भाग लेने वाले लोग जगह जगह जाएंगे और जगह जगह बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार की किसी भी रूप में मदद नहीं करनी चाहिए, न धन से और न ही जन से। बाकायदा सत्याग्रही जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे कि इस दिन हम यह धरना या यह कार्यक्रम यहाँ करेंगे और यहाँ से हम इस तिथि को यहाँ पहुँचेंगे। तो पहला सत्याग्रही चुना गया विनोबा भावे को। दूसरा सत्याग्रही चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। अब और फिर पूरे देश में सत्याग्रही हो गए, व्यक्तिगत सत्याग्रही वे यही करने लगे। गांव गांव जाकर कहने लगे कि अब गांव में बैठने से पार नहीं पड़ेगी, दिल्ली जाना पड़ेगा, अंग्रेज कब्जा किए बैठा है। आंदोलन का नाम ही दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया, ये समझ लीजिए आप। और गांधी जी ने चिट्ठी लिख दी लिनलिथगो को कि आप किसी भ्रम में मत रहिए, भारत की इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है। भारत के लिए नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली साम्राज्यवादी शक्ति, तानाशाही शक्ति, ब्रिटेन में कोई अंतर नहीं। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का फायदा यह हुआ कि देश फिर करवट लेने लगा। लोग फिर समझने लगे कि बिना तलवार, बिना बंदूक भी शत्रु को झुकाया जा सकता है। 15 मई 1941 तक 25,000 से ज़्यादा सत्याग्रही दंडित हो चुके थे। अब आप समझ आइए। एक शगुफा जापान ने भी छोड़ा कि एशिया वालों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जापान तो ब्रिटेन के खिलाफ था। गांधी जी ने कहा कि हम ऐसे भी नहीं हैं, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हो जाए, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। खैर, इसी बीच गांधी जी और नेहरू जी के मतभेद भी उभर आते थे बीच में। तो गांधी जी ने जनवरी 1941 में यह घोषणा ही कर दी कांग्रेस की अखिल भारतीय कार्य समिति में कि पंडित जवाहरलाल और मेरे बीच में कोई दरार नहीं पड़ी है। हमारे बीच में दरार पड़ने के लिए केवल मतभेद ही काफी नहीं है। जब से हम सहकर्मी बने तब से हमारे बीच में मतभेद हैं, और मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, आज वे मेरी भाषा नहीं समझते और वे जो भाषा बोलते हैं वह मेरे लिए अजनबी है, लेकिन भाषा दिलों के मेल में आड़े नहीं आती है, और मुझे मालूम है कि मैं जब नहीं रहूंगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेंगे। इधर अमेरिका, चीन, फ्रांस भी, इन देशों से आवाज आने लगी। ब्रिटेन को कहा जाने लगा कि भारतीयों का समर्थन लो, इतना बड़ा जन समुदाय है, उनको राजी करो ताकि युद्ध में हमें और ज्यादा सहयोग मिले। तो ब्रिटेन की ओर से एक मिशन भारत भेजा गया, क्रिप्स मिशन। एक प्रतिनिधिमंडल आया स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स वामपंथी नेता थे,
लेबर पार्टी के वामपंथी सदस्य थे और वे ब्रिटेन में भारत की आज़ादी की बात बोलते थे, लेकिन बोलते होंगे वहाँ। भारत में जब वे आए तो एक ऐसा मसौदा लेकर आए जिसमें वे खुद कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। बातें तो बड़ी मीठी मीठी की कि हम भारत में स्वय शासन स्थापित कर देंगे, लेकिन जो प्रस्ताव था वह तो बड़ा सीमित प्रस्ताव था। भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात थी, एक संविधान निर्मात्री परिषद बनाने की बात भी थी, जिसमें कहा गया कि रियासतों के लोग भी होंगे, प्रतिरक्षा और विदेश का जो काम है वे भारत वाले नहीं देखेंगे। नेहरू जी ने लिखा, क्रिप्स के मित्र थे वैसे तो वे, बोले मैं बड़ा मायूस हुआ, बड़ा निराश हुआ इसको पढ़ के। तो इस तरह से यह जाहिर हो गया कि कांग्रेस कहीं कहीं नरमी बरतती है, लेकिन ब्रिटेन के नेताओं पे तो फर्क ही नहीं है। तो अब यह जरूरी हो गया था कि गांधी जी के लिए कि वे कोई बड़ा आंदोलन चलाएं। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटेन की सरकार को भारत की जनता की इच्छा जाने बिना उसका भाग्य तय करने का अधिकार नहीं है। गांधी जी ये भी कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि इतिहास भविष्य में किसी प्रकार की तोहमत भारत पर लगाए कि ब्रिटेन संकट में था और भारत ने इसका फायदा उठाया। लेकिन अंग्रेज तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और देश जाग रहा था वापस। व्यक्तिगत सत्याग्रह का फर्क पड़ा ही था और फिर ये घटनाएं, तो एक नया आंदोलन शुरू करने का समय आ गया था और वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जन साधारण के असंतोष को एक ऐसे आंदोलन में बदलना जिसके परिणाम स्वरूप भारत से अंग्रेजों के पांव उखड़ जाएं, वे यहाँ से लौटने के लिए विवश हो जाएं। युद्ध में ब्रिटेन के साथ जो दूसरे देश खड़े हैं उनके सामने ब्रिटेन को शर्मिंदा होना पड़े, इस तरह की स्थिति बना दी जाए। यह देश कांग्रेस के नेतृत्व में सोचने लगा था और इधर इस विश्व युद्ध में जापान आपको ध्यान है कि फांसी और नाजी ताकतों के साथ था। सिंगापुर और रंगून पर फांसीवादी ताकतों का कब्जा हो गया था। कलकत्ता पर बम गिराए जाने लगे थे। मलाया और बर्मा को ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से खाली किया था, लोगों में गुस्सा था। अब गांधी जी को लगने लगा
कि देर नहीं करनी चाहिए। और खुद उन्होंने कहा कांग्रेस कार्य समिति से कि अगर उसने मेरे संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। करो या मरो की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।